दोस्तों आज की कहानी है उड़ीसा की एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पोखरा है। जहाँ के लोगों का मानना है कि उस पोखरे में किसी पिशाच का वास है। क्या है आखिर यहाँ की कहानी, या फिर क्या कुछ घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं? तो आइए जानते हैं इस पोखरे के बारे में। ये बात सन 2000 समय की है, जब ये तालाब हमेशा दिन हो या रात, ये तालाब अपने उफान में व्यस्त रहता था। यहाँ पर मछुआरे अक्सर मछलियाँ पकड़ने आते थे और बारिश के मौसम में तो इस तालाब की खूबसूरती देखने मात्र थी। ये तालाब काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसका बहाव सीमित था, इसलिए इसे नदी का नाम नहीं दे सकते। 2000 साल के समय सब कुछ ठीक ठाक था। गांव के स्थानीय लोग इसी तालाब में अक्सर नहाने, औरतें कपड़ा धोने और मछुआरे मछलियां पकड़ने आते थे। उस साल सब कुछ ठीक था, लेकिन आषाढ़ के महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। इस बार जब लोग उस तालाब में नहाने के लिए उतरे तो उनमें से एक आदमी अचानक डूबने लगा। जब उसके आसपास के लोगों ने उसको देखा तो पाया कि उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। उसे कोई पानी के अंदर खींच रहा था और देखते ही देखते सिर्फ पानी के बुलबुले ही बाहर रह गए और वो पानी के अंदर चला गया। ये घटना सबके साथ घटी थी। सब उसे देखते ही तालाब से बाहर आ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ। बाद में पुलिस पहुंची, लाश को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि इसके जिस्म को किसी इंसान के दांत ने फाड़ा है। उसके अंदर कलेजा नहीं था। उसकी लाश तक देखने में घृणा हो जाती थी। ये वाकया घटा और फिर कुछ दिन तक कोई इस तालाब में नहीं गया। लेकिन फिर से एक बार कुछ लोगों ने सोचा कि जो कुछ हुआ वो कोई विपत्ति रही होगी। लोगों के पास मजबूरन पानी का वही साधन था। कुछ समय तक तो एक बार फिर ठीक रहा। एक बार उसी गांव के कुछ बच्चों की टोली उस तालाब में नहाने गए। वो सब तालाब के ठंडे पानी में नहाने का आनंद ले रहे थे। तभी उनमें से 2 बच्चों को किसी ने अंदर खींच लिया। उसे देखकर बाकी के सभी बच्चे तुरंत बाहर आ गए। एक बार फिर से गांव वाले इकट्ठा हुए और उन दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह की थी। उनके जिस्म पर भी इंसानी दांतों के निशान पाए गए और उनमें कलेजा नहीं था। अब गांव के लोग थोड़ा चौकन्ना रहने लगे। गांव के मुखिया ने ये सख्त नियम बनाया कि उस तालाब में सिर्फ मछुआरे और कपड़ा धोने के लिए सावधानी से किनारे पर रहकर औरतें ही जाएंगी। कोई भी उस तालाब में नहाने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन मछुआरे भी तो आखिर इंसान हैं, खून तो उनमें भी है, तो वो कैसे सुरक्षित थे? एक बार 2 मछुआरे अपने नाव में तालाब के एक किनारे पर मछलियां पकड़ने गए। वहाँ पर बहुत मछलियां थीं। उन्होंने जब अपना बंसी, जिसे हम फिशिंग रॉड कहते हैं, उसे डाला, वो उसे बाहर ही नहीं निकाल पाए। ऐसा लग रहा था किसी ने नीचे से उनके फिशिंग रॉड को कस के पकड़ लिया हो। उन दोनों ने बहुत कोशिश की पर वो कामयाब ना हो सके। इसके बाद अचानक से नाव में भूकंप सा मंजर छा गया। नाव अपने आप ही हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से टक्कर मार रहा हो। इन दोनों ने नाव को जैसे तैसे दूसरे छोर के किनारे पर पहुंचाया। ये लोग नाव से उतरे, लेकिन ये लोग बच गए। शायद इनके जिस्म से खून की बूंद उस पानी में नहीं गिरी, या इनका जिस्म पानी में नहीं उतरा। शायद इसीलिए गांव में आते ही उन्होंने सबको सारी बातें बताईं। इसके बाद गांव के लोगों का शक यकीन में बदल गया। उन्हें यकीन हो गया कि हो ना हो इस तालाब में जरूर कोई पिशाच ने अपना घर कर लिया है। एक बार इसी तरह दोपहर का समय था, जब एक औरत कपड़ा खींचने के लिए, तो उसने देखा एक आदमी सरसराते हुए किसी मगरमच्छ की तरह सामने वाले छोर की तरफ बढ़ रहा है। तभी वो औरत वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने देखा कि एक इंसान जैसा दिखने वाला पिशाच उस तरफ नीचे मुंडी किए चुपचाप बैठा था। कुछ देर में उसने वापस छलांग लगाई और पानी के अंदर समा गया और इसी तरह रेंगते रेंगते अंदर ही विलुप्त हो गया। इतना सब देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि और थोड़ी देर वहाँ पर रुक सकता। वो औरत वहाँ से गांव की तरफ भागी और जाकर सबको बताया।
उसके बताने के बाद गांव के लोगों में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कोई उस तालाब की तरफ रुख करे, लेकिन इस मामले का कोई समाधान निकालना तो ज़रूरी था। गांव के मुखिया और कुछ लोगों ने ये तय किया कि वो किसी पिशाच पकड़ने वाले को यहाँ पर ज़रूर बुलाएंगे, और तभी उन सबको एक ऐसा आदमी मिला। एक पिशाच पकड़ने वाले को उन्होंने गांव में बुलाया। उसको सभी लोग योगी कहते थे, और उसके साथ 2 और आदमी आए थे। गांव वालों ने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद उस योगी ने कहा, ठीक है, हमें उस तालाब के पास ले चलो। वहाँ पर पहुंचकर योगी ने कहा, यहाँ पर सिर्फ गांव के 2 लोग ही ठहरे। इसके बाद सिर्फ मुखिया जी और एक पंडित काका वहाँ पर ठहरे और कुछ लोग वापस चले गए। उन योगी ने अपने बस्ते में से एक ताबीज जैसा कुछ निकाला और वहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ा। इसके बाद योगी ने उस ताबीज को उस तालाब के अंदर डुबाया, जिससे कि थोड़ी देर में एक पिशाच बाहर निकला। उस पिशाच को देखकर पंडित काका और सरपंच दोनों ही कांपने लगे। पिशाच निकलने के बाद ठीक योगी के सामने बैठ गया। योगी और उनके 2 लोगों ने कुछ चावल के दानों को पड़कर उस पिशाच पर फेंका, और फिर पिशाच ने किसी अजीब भाषा में उन योगी से कुछ बोल रहा था, जो सिर्फ वही समझ पा रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहा था वो सब योगी बाद में उन्हें बता ही देता। उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ। योगी ने काफ़ी सारे मंत्रों का उल्लेख किया। ये विडंबना काफ़ी देर तक चली। यज्ञ के पश्चात तीनों खड़े हुए और उस पिशाच को पानी के अंदर जाने का इशारा किया। सरपंच और पंडित काका को थोड़ा अजीब लगा कि इस पिशाच को निकालने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। इन्होंने तो उसे वापस वहीं भेज दिया। उस तालाब से फिर योगी सरपंच के मकान पर पहुँचे। वहाँ गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ तालाब के पास। योगी ने कहा, उस जल में एक पिशाच का वास है। कुछ समय पहले शायद कोई बेसहारा इंसान जिसे तैरना नहीं आता हो, वो इस तालाब में गिर गया था। शायद वो अपनी नौका से तालाब पार कर रहा था और उसी नौका में से वो इस तालाब में गिर गया। इसी कारण उसने गांव वालों से चीख चीख कर मदद मांगी, पर कोई नहीं आया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। कुछ लोग खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे थे। कहीं ना कहीं इसी बात का गुस्सा है उसे, और उसकी मृत्यु एक अकाल मृत्यु है। जिसकी मृत्यु अकालित रूप से होती है, वो भी जल में, और उसका दाह संस्कार नहीं होता। उसकी योनि जल पिशाच में होने की संभावना होती है। फिर सरपंच जी ने पूछा, योगी जी फिर इसका उपाय क्या है? इस पर योगी ने कहा, इसका उपाय तो है पर बहुत मुश्किल है। सबने पूछा, वो क्या है? इस पर योगी ने कहा, पूर्णिमा की रात जब चांद अपने पूरे यौवन पर होगा, उस समय वो पिशाच जल से बाहर निकलेगा। उस पिशाच को जल में परास्त नहीं किया जा सकता, इसलिए वो पूर्णिमा की रात को बाहर निकलेगा, वो भी अर्धरात्रि में। उस समय इस यज्ञ के तीर से उसको भेदा जा सकता है, और अगर इस तीर का निशाना सटीक रहा तो इस पवित्र तीर से उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और उसके शरीर को अग्नि में विहीन करना होगा। सब लोग मान गए, लेकिन अब सवाल था कि आखिर ये खतरा मोल कौन लेगा। सरपंच जी ने ये ऐलान किया था कि जो भी इस कार्य के लिए तैयार होगा उसे सरपंच जी की तरफ से पैसे, उपहार और ढेर सारा अनाज दिया जाएगा। इतना सब पुरस्कार रखने के बाद कोई भी अपनी जान खोना नहीं चाहता था, लेकिन इस गांव में एक तीरंदाजी करने वाला एक युवक था जिसका नाम धनंजय था। उस लड़के को सरपंच ने बुलाया। वो लड़का बहुत ही बहादुर था, तो उसने अपने गांव को बचाने के लिए ये खतरा मोल लेने का फैसला किया। गांव में सभी के सब काफ़ी खुश हो गए। सभी लोगों को अब अगली पूर्णिमा रात्रि का इंतज़ार हो रहा था, और ये इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। पूर्णिमा रात्रि में बनाई गई रणनीति के मुताबिक धनंजय तालाब के इस किनारे पर था। ठीक वही हुआ। अर्धरात्रि के समय वो पिशाच जल के बाहर निकला। धनंजय से उसकी दूरी में काफ़ी कम फासला था, लेकिन वो पिशाच उस तरफ मुड़ा था। धनंजय निशाना लगाए खड़ा था। पिशाच को शायद जब धनंजय की परछाई दिखी तो वो तुरंत हट गया और तीर चूकते हुए सामने पेड़ पर जा लगी। धनंजय के पास अब कोई हथियार नहीं था। अर्धरात्रि में वहाँ कोई मौजूद भी नहीं था, क्योंकि ये काम उसे अकेले ही करना था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर उसका पैर फिसला और वो उस तालाब में जा गिरा।
और वो पिशाच जैसे उसके तालाब में गिरने के इंतजार में ही था। उसके तालाब में गिरते ही उस पिशाच ने एक झपटा मारा और उसे अपने साथ बहा ले गया। फिर उस पिशाच ने उसके साथ क्या किया होगा ये तो भगवान ही जाने। अगले दिन गांव वालों की धनंजय की लाश उसी कटी फटी हालत में मिली और जिस्म से कलेजा गायब था। अब गांव वालों की आखिरी उम्मीद थम चुकी थी। अब लोगों में खौफ और भी बढ़ गया। उन्हें लगा शायद उनके तालाब की खुशी को किसी की नज़र लग गई है। उसी हफ्ते तालाब को सरपंच द्वारा बंद कर दिया गया और वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी वो जल पिशाच वहीं पर रहता है और हर पूर्णिमा की रात को बाहर निकलता है। आखिर क्या है उसका मकसद ये किसी को बिल्कुल भी नहीं पता। खैर जो कुछ भी था बहुत खौफनाक था और आज वो गांव काफ़ी विकसित हो गया है, लेकिन आज भी वो तालाब जल पिशाच के घर के रूप में देखा जाता है और वहाँ जाना तो दूर कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वरना उसका ही हसन वही होगा जो धनंजय और बाकी के गांव वालों का हुआ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।